नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग एडुटेरिया 7500 प्लस ऑब्जेक्टिव का सेट 5 देखेंगे। ठीक है, सेट नंबर 5 देखेंगे। इसमें पहला प्रश्न है आपका। पहला प्रश्न बोल रहा है कि दार्शनिक विषयों से संबंधित बौद्ध ग्रंथ का नाम बताएं। दार्शनिक विषयों से संबंधित बौद्ध ग्रंथ का नाम बताएं। ऑप्शन ए त्रिपिटक, ऑप्शन बी विनय पिटक, ऑप्शन सी अभिधम पिटक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा आपको अभिधम पिटक। ठीक है, दार्शनिक विषय से कौन सा पिटक संबंधित है? अभिधम पिटक। ठीक है, बौद्ध ग्रंथों में 3 त्रिपिटक कौन कौन सा है? तो विनय पिटक, अभिधम पिटक और सूत पिटक। ठीक है, 3 पिटक हैं। और त्रिपिटक जो है किस भाषा में लिखा गया है? तो वो पाली भाषा में लिखा गया है त्रिपिटक। ठीक है, और अभिधम पिटक जो है वो दार्शनिक विषय से संबंधित है। इसकी रचना किसने की है? तो मोगलीपुत्र तीस ने किए थे। ठीक है, और इससे संबंधित देखिएगा विनय पिटक। विनय पिटक जो है संघ संबंधी नियम से संबंधित है। ठीक है, संघ संबंधी नियम तथा आचार की शिक्षाएं से संबंधित है विनय पिटक। ठीक है, और इसकी जो है रचना किसने की है? तो उपाली ने की है। विनय पिटक की रचना किसने की है? उपाली ने। और सूत पिटक का संबंध किससे है? धार्मिक सिद्धांत से है। सूत पिटक का संबंध किससे है? तो धार्मिक सिद्धांत से है। और सूत पिटक की रचना किसने की? आनंद ने। सूत देखते हैं, सूतने पर आनंद आता है, इसलिए याद रखिएगा सूत पिटक जो है की रचनाकार कौन है? तो आनंद ने। आनंद। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है ये प्रश्न संख्या 2। इसमें कह रहा है आपको कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, फिर कूट से सही कथन का विकल्प चुनिए। ऑप्शन ए में है वेद त्रयी में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद जो है शामिल किए जाते हैं। फिर ऑप्शन 2 में है छांदोग्य उपनिषद को सबसे प्राचीन उपनिषद माना जाता है। ऑप्शन 3 में है कि आपको अस्तो माँ सदमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय श्लोक जो है बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। तो देखिए तीनों जो है कथन सही है। वेद त्रय में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तीनों शामिल होते हैं, बिल्कुल सही है ये। फिर ऑप्शन 2 में छांदोग्य उपनिषद को सबसे प्राचीन उपनिषद कहते हैं, बिल्कुल सही है। फिर ऑप्शन 3 में अस्तो माँ सदमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय श्लोक जो है बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया। तीनों क्या है? सही है। ये 1, 2, 3 यानी डी उत्तर होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है ये प्रश्न संख्या 3। इसमें क्या करा? इसमें कह रहा है कि निम्न में से कौन सा युग जो है मानव सभ्यता से संबंधित है? कौन सा युग जो है मानव सभ्यता से संबंधित है? ऑप्शन ए होलोसीन, ऑप्शन बी पैलियोसीन, ऑप्शन सी प्लेस्टोसीन। तो इसमें देखिएगा जो मानव सभ्यता से संबंधित कौन सा युग है? तो होलोसीन होगा। ठीक है, ऑप्शन ए सही उत्तर है। ऑप्शन बी में देखिएगा पैलियोसीन युग किसे कहते हैं? तो डायनासोर के विलुप्त होने के तुरंत बाद जो युग आया वो कौन सा युग है? पैलियोसीन युग है। ठीक है, अब प्लेस्टोसीन युग में बड़े बड़े जानवर रहते थे, जैसे मैमथ जो हाथी का प्रजाति है, मैमथ, ग्राउंड स्लॉथ, ये सब जो है प्लेस्टोसीन युग में रहते थे। नेक्स्ट प्रश्न है ये प्रश्न संख्या 4। इसमें प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। विभाग दिया गया है और संबंधित कार्य दिया गया है। ठीक है, सल्तनत कालीन विभाग दिया गया और संबंधित कार्य, जैसे ऑप्शन ए में दीवान अर्ज, ये किससे संबंधित है? दीवान अर्ज मेरा जो है सैन्य विभाग से संबंधित है। किस विभाग से? सैन्य विभाग से। दीवान अर्ज। दीवान रसालत, दीवान रसालत किस विभाग से संबंधित है? विदेशी और धार्मिक मामलों के विभाग से संबंधित है, दीवान रसालत। दीवान इंसा, इंसा किससे संबंधित है? संचार मंत्री। इंसा पत्राचार विभाग से संबंधित है, संचार मंत्री से संबंधित है दीवान इंसा। दीवान बिजारत जो है वित्त विभाग से संबंधित है। दीवान बिजारत किस विभाग से? वित्त विभाग से संबंधित है। ठीक है, और देखिए इसमें दीवान अर्ज का गठन जो है सैन्य विभाग का गठन किसने किया था? बलबन ने किया था, ये याद रखिएगा। ठीक है, पूछा गया प्रश्न है। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको CBDA ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है ये प्रश्न संख्या 5। इसमें कहा कि निम्नलिखित ब्राह्मण शासकों में से किसने बीजापुर में प्रसिद्ध गोल गुंबज का निर्माण किया था? तो प्रसिद्ध गोल गुंबज का बीजापुर में किसने निर्माण किया था? वही पूछ रहा। तो ऑप्शन ए मोहम्मद आदिल शाह, ऑप्शन बी महमूद गवाह, ऑप्शन सी यूसुफ आदिल शाह, ऑप्शन डी इस्माइल आदिल शाह। इसका सही उत्तर होगा मोहम्मद आदिल शाह। किसने जो है गोल गुंबज का निर्माण किया? तो मोहम्मद आदिल शाह ने। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है ये प्रश्न संख्या सल्तनत 6। ठीक है, प्रश्न संख्या 6 है सल्तनत कालीन शब्द बिस्वा का अर्थ क्या है? बिस्वा का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए सोने का सिक्का, ऑप्शन बी चांदी का सिक्का, ऑप्शन सी तांबे का सिक्का, ऑप्शन डी भूमि नापने की इकाई। तो बिस्वा का अर्थ जो है वो चांदी का सिक्का से है। किससे? चांदी का सिक्का से। देखिए इसी से संबंधित कुछ और जो है हम जान लेते हैं सिक्का से संबंधित तथ्य। जैसे इसमें है आपको अशरफ।
अशरफ जो है किस किस धातु का सिक्का था? सोना का सिक्का था। अशरफ किस धातु का सिक्का था? सोना का। दाम किसका था? तांबा का। दाम तांबा का। दाम तांबा का। रुपया किसका था? चांदी का सिक्का था। रुपया जो है चांदी का सिक्का था। टका, टका किससे था? चांदी का। टका किसका था? चांदी का। जीतल और संसगनी ये दोनों जो है तांबा का था। ठीक है, याद रखिएगा। टका किसका था? चांदी का। रुपया किसका था? चांदी का। टका और रुपया चांदी का था। दाम हो गया, जीतल हो गया, संसगनी हो गया, ये किसका है? तांबा का। अशरफ किसका था? सोना का था, याद रखिएगा। सल्तनत कालीन जो है सब जो है सिक्का है। नेक्स्ट प्रश्न है ये प्रश्न संख्या 7 में। इसमें कहा कि किस विजयनगर शासक ने तुंगभद्रा नदी पर बांध का निर्माण करवाया था? विजयनगर शासक ने तुंगभद्रा नदी पर बांध का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन ए कृष्णदेव राय ने, ऑप्शन बी राम राय ने, ऑप्शन सी देवराय प्रथम ने, ऑप्शन डी हरिहर ने। तो इसका सही उत्तर होगा आपको देवराय प्रथम। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य का स्थापना किसने किया था? 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाई के द्वारा किया गया था। और यही विजयनगर साम्राज्य से संबंधित हैं कृष्णदेव राय। ठीक है, कृष्णदेव राय जो बाबर के समकालीन थे। कृष्णदेव राय और जाम्बवती कल्याणम तथा अमुक्त माल्याद नामक जो है कृति की रचना किसने की है? तो कृष्णदेव राय ने किए थे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है ये प्रश्न संख्या 8 में। इसमें कहा रहा कि भारत का पहला शासक जिसने सर्वप्रथम उर्दू को अपने राज्य की राजभाषा को घोषित किया था, मतलब भारत का पहला शासक कौन था जो सर्वप्रथम उर्दू को जो अपने राज्य का राजभाषा घोषित किया था? ऑप्शन ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी इब्राहिम सरकी, ऑप्शन सी इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय, ऑप्शन डी मोहम्मद गेसुदराज। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। ठीक है, इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। नेक्स्ट प्रश्न संख्या जो है 9 में आइए। इसमें कहा कि निम्नलिखित को कालक्रम अनुसार जो है व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, ऑप्शन ए में है फॉरवर्ड ब्लॉक, ऑप्शन बी में है अगस्त प्रस्ताव, ऑप्शन सी में है आज़ाद हिंद फौज का गठन, ऑप्शन डी में है यानी चौथा ऑप्शन में मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस। देखिए, फॉरवर्ड ब्लॉक की जो स्थापना हुआ था वो 3 मई या 1 मई 1939 को हुआ था। ठीक है, अगस्त प्रस्ताव कब आया था? तो 8 अगस्त 1940 को आया था। फिर आज़ाद हिंद फौज का गठन कब किया गया था? अगस्त 1942 को किया गया था। फिर आपको मुस्लिम लीग द्वारा जो है मुक्ति दिवस कब घोषित किया गया था? 22 दिसंबर 1939 को। अब इसमें क्रम बैठा लीजिए। सबसे पहले क्या आएगा? फॉरवर्ड ब्लॉक, क्योंकि 3 मई 1939 है, एक हो गया। फिर आपको उसके बाद 3 मई 1939 के बाद क्या आएगा? 22 दिसंबर 1939 मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस, ये 4। तो 1 4 किस में है? इसमें है। फिर अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 है, आज़ाद हिंद फौज जो है अगस्त 1942 है। क्या हो जाएगा? 2 पहले होगा फिर 3 होगा, ये याद रखिएगा डेट। और देखिए, अगस्त प्रस्ताव तो 8 अगस्त 1940 है, लेकिन अगस्त घोषणा बोल देगा तो 1917 हो जाएगा। ठीक है, अगस्त क्रांति बोल देगा तो 8 अगस्त 1942 हो जाएगा। वहीं पूछ देगा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया था जो है मुस्लिम लीग द्वारा? तो 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, 16 अगस्त 1946 को। अब मुस्लिम द्वारा मुक्ति दिवस जो है 22 दिसंबर 1939 को, याद रखिए ये सब डेट। नेक्स्ट प्रश्न है ये प्रश्न संख्या 10। इसमें कहा रहा कि अगस्त 1932 ईस्वी में रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचक समूह बनाया गया। किसके लिए बनाया गया जो पूछ रहा? ठीक है, जो रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा अगस्त 1932 ईस्वी में सांप्रदायिक पंचायत बनाया गया वो किसके लिए बनाया गया? ऑप्शन ए मुसलमानों के लिए, ऑप्शन बी भारतीय ईसाइयों के लिए, ऑप्शन सी एंग्लो इंडियंस के लिए, ऑप्शन डी दलितों के लिए। तो देखिए, जो सांप्रदायिक पंचायत बनाया गया वो क्यों बनाया गया? क्योंकि जब चुनाव हो तो उस क्षेत्र उस समुदाय का जो है एक अलग निर्वाचक समूह बनाया जाए। ठीक है, अलग निर्वाचक समूह, अलग निर्वाचक उसका प्रतिनिधि भी वही समूह का हो और वोट देने वाला भी वही समूह का हो। ठीक है, इसी को कहते हैं निर्वाचक समूह, पृथक निर्वाचक समूह। तो मुसलमानों को जो है पृथक निर्वाचक समूह जो है वो 1909 में ही दे दिया गया था। भारतीय ईसाइयों और एंग्लो इंडियंस को कब दिया गया था? 1919 का अधिनियम के तहत दिया गया था। और 1932 में दलितों के लिए दिया गया था। ठीक है, दलितों के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है ये प्रश्न संख्या 11। इसमें कहा रहा कि ब्रिटिश भारतीय राज क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार किसके समय में हुआ? मतलब किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ अंतिम प्रमुख विस्तार ब्रिटिश भारतीय राज क्षेत्र का? ऑप्शन ए लॉर्ड डफरिन, ऑप्शन बी लॉर्ड लिटन, ऑप्शन सी लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन डी लॉर्ड डलहौजी। इसका सही उत्तर होगा आपको लॉर्ड डलहौजी। जो हड़प नीति लाया गया था डलहौजी के द्वारा ही लाया गया था। हड़प नीति किसके द्वारा लाया गया था? डलहौजी के द्वारा। ठीक है,
नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 12। इसमें कहा कि अकालों को रोकने तथा अकाल पीड़ितों की सहायता हेतु भारत सरकार ने अकाल संहिता कब प्रसारित किया था। इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन है कि अकाल संहिता कब आया था। ठीक है, अकाल संहिता कब आया था। ऑप्शन ए 1879, ऑप्शन बी 1881, ऑप्शन सी 1883, ऑप्शन डी 1885। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 1883। अकाल संहिता कब आया था 1883 में। किसके समय में आया था, तो लॉर्ड रिपन के समय में। उस समय वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड रिपन थे। नेक्स्ट प्रश्न है ये प्रश्न संख्या 13। इसमें कह रहा कि वर्ष 1922 के साराबंदी कोई कर नहीं आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। ऑप्शन ए भगत सिंह, ऑप्शन बी चित्तरंजन दास, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो जो है साराबंदी आंदोलन जो हुआ था कब हुआ था 1922 में हुआ था। इसका नेतृत्व किसने किए थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किए थे। ठीक है, और देखिए ऑप्शन ए में भगत सिंह। तो नौजवान सभा तथा हिंदुस्तान रिपब्लिक सोशलिस्ट एसोसिएशन का स्थापना जो है किसके द्वारा किया गया था, भगत सिंह के द्वारा। और HRSA जो है का गठन कब हुआ था 1928 में। और नौजवान सभा का गठन कब हुआ था 1926 में हुआ था। ठीक है, चित्तरंजन दास देखिए ऑप्शन बी में है। तो इन्होंने जो है स्वराज पार्टी का गठन किया था कब 1923 में किया था। महात्मा गांधी के द्वारा चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था 1917 में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है ये प्रश्न संख्या 14। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा दादा भाई नौरोजी के धन के उत्सारण यानी धन के निष्कासन सिद्धांत में विश्वास नहीं करता था। कौन सा ऐसा नेता थे जो दादा भाई नौरोजी के धन के उत्सारण सिद्धांत में विश्वास नहीं करते थे। ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी रमेश चंद्र दत्त या आरसी दत्त, ऑप्शन सी सर सैयद अहमद खां, ऑप्शन डी MG रनाडे। तो इसका उत्तर सही होगा आपको सर सैयद अहमद खां। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए धन का निष्कासन सिद्धांत 1867-68 में देव टू इंडिया नामक जो है पत्रिका में इसका जो है प्रकाशन हुआ था दादा भाई नौरोजी के द्वारा। ठीक है, और यह इसका जो है कौन विश्वास नहीं करते थे, सर सैयद अहमद खां। नेक्स्ट प्रश्न है ये प्रश्न संख्या 15। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का गठन किसने किया था। ऑप्शन ए भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन डी फिरोज शाह मेहता। तो इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया था, तो भीमराव अम्बेडकर के द्वारा किया गया था। ठीक है, भीमराव अम्बेडकर के द्वारा कब किया गया था 1936 में। कब किया गया था 1936 में। नेक्स्ट प्रश्न ये प्रश्न संख्या 16। इसमें कहा कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार निवारक निरोध द्वारा प्रतिबंधित होता है। किसके द्वारा, निवारक निरोध द्वारा। ऑप्शन ए समानता का अधिकार, ऑप्शन बी स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन सी शोषण के विरुद्ध अधिकार, ऑप्शन डी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो इसका सही उत्तर होगा आपको स्वतंत्रता का अधिकार। कौन सा, स्वतंत्रता का अधिकार। ऑप्शन ए में समानता का अधिकार। तो समानता का अधिकार जो है कौन सा अनुच्छेद में वर्णित है, तो अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक जो है समानता का अधिकार है। ठीक है, अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक। और स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक है। और शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24 है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आइए प्रश्न संख्या 17। इसमें कहा कि संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष का मनोनयन किसके द्वारा किया जाता है। ठीक है, संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष का मनोनयन किसके द्वारा किया जाता है। ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन डी लोकसभा अध्यक्ष। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। ठीक है, प्रश्न संख्या 18 में आइए। इसमें कहा है किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति शासन को 3 वर्ष तक बढ़ाने की व्यवस्था की गई है। राष्ट्रपति शासन को 3 वर्ष तक बढ़ाने की व्यवस्था किस संविधान संशोधन के तहत की गई है। ऑप्शन ए 55वां, ऑप्शन बी 57वां, ऑप्शन सी 59वां, ऑप्शन डी 17वां। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको 59वां संविधान संशोधन 1988 के तहत यह किया गया था। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न संख्या 19। शून्य आधारित बजट व्यवस्था किस पर आधारित है। ठीक है, किस पर आधारित है, तो शून्य आधारित बजट व्यवस्था किस पर आधारित है। ऑप्शन ए गत वर्ष के कार्यक्रमों को जारी रखने पर, ऑप्शन बी गत वर्ष के कार्यक्रमों को निष्पादन पर, ऑप्शन सी योजनोत्तर कार्यक्रमों हेतु शून्य आवंटन करने पर, ऑप्शन डी गत वर्ष के कार्यक्रमों को बिना कोई संदर्भ ग्रहण किए कार्यक्रमों के निर्माण पर। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी गत वर्ष के कार्यक्रमों को बिना कोई संदर्भ ग्रहण किए कार्यक्रमों के निर्माण पर। देखिए शून्य आधारित बजट जो है सर्वप्रथम विश्व में सर्वप्रथम कहाँ आया था, अमेरिका में आया था। इनके जनक यानी शून्य आधारित बजट के जनक कौन है, तो पीटर पायर है। कौन है, पीटर पायर याद रखिएगा। और भारत में 1987 में जो है राजीव गांधी के समय में आंध्र प्रदेश में लाया गया था। कहाँ लाया गया था, आंध्र प्रदेश में राजीव गांधी के समय में पहली बार जो है शून्य आधारित बजट लाया गया था। मौलिक अधिकार किसकी रक्षा की गारंटी देते हैं।
मौलिक अधिकार किसकी रक्षा गारंटी देते हैं? तो नागरिकों की व्यापारियों के शोषण से, नागरिकों को स्वच्छंद शासन से, देश की सुरक्षा से, नागरिक का सम्मान से। तो यह हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, नागरिकों के स्वच्छंद शासन से हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है ये प्रश्न संख्या 21। इसमें कारक निम्नलिखित युग्मों में कौन से युग्म में अनुच्छेद का प्रावधान दिया गया सुमेलित नहीं है? ठीक है, सुमेलित नहीं है। ऑप्शन है ए अनुच्छेद 124 उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। ऑप्शन 132 ऑप्शन बी में लिखा हुआ है अनुच्छेद 132 उच्चतम न्यायालय की अपीलीय अधिकारिता। ऑप्शन सी में अनुच्छेद 143 उच्चतम न्यायालय की परामर्श शक्ति। ऑप्शन डी में जो है अनुच्छेद 136 उच्चतम न्यायालय के द्वारा अपील के लिए विशेष इजाज़त। तो इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। ये इसमें गलत है। उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना, इसकी चर्चा जो है अनुच्छेद 129 में है, ना कि 124 में। अनुच्छेद 129 में जो है उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना वर्णित है। कौन सा इसका सही हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है ये प्रश्न संख्या 22। इसमें कहा कि 30 से 35 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश के मध्य पूरे वर्ष चलने वाली पवनें क्या कहलाती है? ऑप्शन ए पछुआ पवन, ऑप्शन बी व्यापारिक हवाएं, ऑप्शन सी मानसूनी हवाएं, ऑप्शन डी सागरीय हवाएं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको पछुआ हवाएं। क्या? पछुआ हवाएं। नेक्स्ट प्रश्न है ये प्रश्न संख्या 23। इसमें कहा कि हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी निम्नलिखित में से कौन सी है? हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी, हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी जो है निम्नलिखित में से कौन है? तो ऑप्शन ए है नामचा बरवा, ऑप्शन बी है अन्नपूर्णा, ऑप्शन सी है कंचनजंगा, ऑप्शन डी है माउंट एवरेस्ट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए नामचा बरवा। ठीक है, सबसे पूर्वी चोटी है ये जो है अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार की सीमा पर है और इसकी ऊंचाई जो है 7782 मीटर है। कितना? 7782 मीटर है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आइए प्रश्न संख्या 24। इसमें कहा किसी नक्शे पर ढाल को दिखाने के लिए खींची गई असंबद्ध रेखाएं क्या कहलाती है? यानी ढाल को दिखाने के लिए किसी नक्शे पर जो है खींची गई असंबद्ध रेखाएं क्या कहलाती है? ऑप्शन ए हैच्यूर, ऑप्शन बी कंटूर, ऑप्शन सी स्पॉट हाइट, ऑप्शन डी आइसो हाइट। तो क्या हो जाएगा? हैच्यूर हो जाएगा। ठीक है, हैच्यूर। अब देखिए इसमें इसी में एक प्रश्न है कि समान वर्षा को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? समान वर्षा को मिलाने वाली रेखा को आइसो हाइट कहते हैं। ठीक है, आइसो हाइट। प्रश्न संख्या 25 में आइए। इसमें कहा कि निम्नलिखित में से किस महासागर का सर्वाधिक विस्तार महाद्वीपीय ढाल क्षेत्र में है? महाद्वीपीय ढाल क्षेत्र में सर्वाधिक विस्तार किस महासागर का है? ऑप्शन ए में आर्कटिक महासागर, ऑप्शन बी में प्रशांत महासागर, ऑप्शन सी में हिंद महासागर, ऑप्शन डी में अटलांटिक महासागर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी अटलांटिक महासागर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है ये प्रश्न संख्या 26। इसमें कहा कि धारावाहक चालक का संबंध किससे होता है? ऑप्शन ए चुंबकीय क्षेत्र से, ऑप्शन बी विद्युत क्षेत्र से, ऑप्शन सी विद्युत चुंबकीय क्षेत्र से, ऑप्शन डी विद्युत स्थैतिक क्षेत्र से। तो देखिए धारावाहक चालक का संबंध किससे होता है? तो आपको चुंबकीय क्षेत्र से होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही उत्तर चुंबकीय क्षेत्र से। प्रश्न संख्या 27 में आइए। इसमें कहा कि हिग्स बोसॉन की उपस्थिति की पुष्टि किसका औचित्य सिद्ध करेगी? ठीक है, किसका औचित्य सिद्ध करेगी? ऑप्शन ए मानक प्रतिरूप और अधिरज्जु सिद्धांत दोनों, ऑप्शन बी सभी चारों मूल बलों के एकीकरण का, ऑप्शन सी ब्रह्मांड के अस्थायी दशा में प्रतिरूप का, ऑप्शन डी मूल कणों के द्रव्यमान का। इसका सही उत्तर होगा आपको ब्रह्मांड के अस्थायी दशा में प्रतिरूप का। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है ये प्रश्न संख्या 28। इसमें कहा रहा है कि नम वायु में रखी गई लोहे की चादर पर जंग लग जाता है। जंग के संबंध में कौन सा सही है? तो जंग एक मूल तत्व है, जंग एक यौगिक है, ऑप्शन सी लौह और धूल का मिश्रण है, जंग एक यौगिक है जिसका रासायनिक नाम फेरस ऑक्साइड है। नहीं, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी जंग एक यौगिक है। ठीक है, प्रश्न संख्या 29 में आइए। इसमें कहा है कि हैबर प्रक्रिया द्वारा अमोनिया के उत्पादन में किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए में निकेल, ऑप्शन बी में लोहा, ऑप्शन सी में जो है प्लेटिनम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी केवल 2 यानी लोहा का उपयोग किया जाता है। केवल 2 लोहा का उपयोग किया जाता है किसमें? तो हैबर प्रक्रिया द्वारा अमोनिया के उत्पादन में किया जाता है उत्प्रेरक के रूप में लोहा का। ठीक है, और वहीं पूछ देगा वनस्पति तेल से कृत्रिम घी बनाने में उत्प्रेरक का प्रयोग किसका किया जाता है? तो निकेल का किया जाता है। और सल्फ्यूरिक अम्ल जो संपर्क विधि द्वारा बनाया जाता है उसमें पहले किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता था? तो प्लेटिनम का। लेकिन अब किसका किया जाता है? तो वेनेडियम पेंटाऑक्साइड का किया जाता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आइए प्रश्न संख्या 30। इसमें कहा रहा कि एम कोश में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं?
तो पहले ये जान लीजिए, के में 2 होता है, एल में 8 होता है, एम में 18 होता है, एन में कितना होता है 32 होता है। तो एम को उसमें कितना हो जाएगा ऑप्शन के तहत, ऑप्शन ए में 1 है, ऑप्शन बी में 2 है, ऑप्शन सी में 8 है, ऑप्शन डी में 18 है। तो एम में कितना था 18, इसका सही उत्तर होगा 18। फिर नेक्स्ट प्रश्न में, एक कारक निम्न में से कौन सा रासायनिक तत्व क्षारीय मृदा धातुओं के समूह से संबंधित नहीं है? किससे संबंधित नहीं है? क्षारीय मृदा धातु। तो क्षारीय मृदा धातु की चर्चा जो है वर्ग जो है पीरियोडिक टेबल में कौन सा वर्ग में, तो वर्ग 2 में है, ठीक है। वर्ग 1 में क्या है, क्षारीय धातु है। तो ऑप्शन ए में मैग्नीशियम, ऑप्शन बी में रेडियम, ऑप्शन सी में बेरियम, ऑप्शन डी में पोटेशियम। तो क्षारीय मृदा धातु संबंधित नहीं है, तो पोटेशियम जो है संबंधित नहीं है, और मैग्नीशियम, रेडियम, बेरियम ये संबंधित है। आइए प्रश्न संख्या 32 में, इसमें कारक निम्न में से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है? MgOH2। ऑप्शन ए प्रबल क्षारक है, ऑप्शन बी मृदु क्षारक है, ऑप्शन सी प्रबल अम्ल है, ऑप्शन डी मृदु अम्ल है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी मृदु क्षारक है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 33, इसमें कह रहा है निम्न में कौन लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होता है? लिंग निर्धारण के लिए ऑप्शन ए जर्म कोशिकाएं, ऑप्शन बी ऑटोसोम, ऑप्शन सी एलोसोम, ऑप्शन डी प्लियोट्रॉपिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी एलोसोम, ठीक है। प्रश्न संख्या 34 में आइए, यदि किसी जीवाणु में केवल एक सिरे पर फ्लैजेला होता है तो इसे क्या कहा जाता है? यदि किसी जीवाणु में केवल एक सिरे पर फ्लैजेला होता है तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए पेरिट्राइकस, ऑप्शन बी मोनोट्राइकस, ऑप्शन सी बेसिट्राइकस, ऑप्शन डी एम्फीट्राइकस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी मोनोट्राइकस। इसमें प्रश्न संख्या 35 में आइए, इसमें कारक निम्न में कौन सा कोशिकांग अमीबा में जल की मात्रा को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होता है? यानी कौन सा कोशिका का अंग है जो अमीबा में जल की मात्रा को संतुलन बनाए रखता है? ऑप्शन ए कोशिका द्रव, ऑप्शन बी खाद्य रिक्तिका, ऑप्शन सी प्लाज्मा झिल्ली, ऑप्शन डी संकुचनशील रिक्तिका। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी संकुचनशील रिक्तिका। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 36, इसमें कह रहा है कि त्वचीय श्वसन होता है? ऑप्शन ए पक्षियों में, ऑप्शन बी इंसानों में, ऑप्शन सी केंचुओं में, ऑप्शन डी मछलियों में। त्वचीय श्वसन आपका किस में होता है? तब श्वसन तो आपको केंचुआ में होता है, केंचुआ का श्वसन मेढक में भी होता है, ठीक है, याद रखिएगा मेढक। प्रश्न संख्या 37 में आइए, इसमें कह रहा है कि मनुष्यों के पाचन तंत्र में उत्सर्जित अम्ल कौन सा होता है? ऑप्शन ए एंटासिड, ऑप्शन बी नाइट्रिक अम्ल, ऑप्शन सी सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन डी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जो पाचन तंत्र में उत्सर्जित अम्ल कौन सा है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl। नाइट्रिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? रासायनिक सूत्र HNO3, और सल्फ्यूरिक अम्ल का H2SO4। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 38, इसमें कह रहा है कि मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग उल्टी यानी वोमिटिंग की अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है? ऑप्शन ए मध्य मस्तिष्क, ऑप्शन बी पश्च मस्तिष्क, ऑप्शन सी अग्र मस्तिष्क, ऑप्शन डी रीढ़ की हड्डी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी पश्च मस्तिष्क, जो मेडुला कहते हैं इसे। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 39, टेरिडोफाइटा समूह के पौधों में निम्न में से क्या नहीं पाया जाता है? ऑप्शन ए पुष्प, ऑप्शन बी तना, ऑप्शन सी जो है पत्ते, ऑप्शन डी जड़े, ठीक है। इसका सही उत्तर हो जाएगा पुष्प ए। प्रश्न संख्या 40 में ये, पौधों में ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है? पौधों में ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है? ऑप्शन ए क्लोरोफिल, ऑप्शन बी ग्लूकोज, ऑप्शन सी प्रोटीन, ऑप्शन डी सूर्य का प्रकाश। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी सूर्य का प्रकाश। तो ये ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? C6H12O6। प्रश्न संख्या 41 में आइए, कोई भी ऐसी वस्तु जो सरलता से पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो और जिसे जनता ने सुविधा की दृष्टि से मुद्रा का दर्जा दे दिया हो, क्या कहलाता है? यानी पर्याप्त मात्रा में सरलता से उपलब्ध हो और जिसे जनता ने सुविधा की दृष्टि से मुद्रा का दर्जा दे दिया, क्या कहलाता है? ऑप्शन ए बैंक मुद्रा, ऑप्शन बी वस्तु मुद्रा, ऑप्शन सी वास्तविक मुद्रा, ऑप्शन डी प्रतिनिधित्व मुद्रा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी वास्तविक वस्तु मुद्रा। क्या हो जाएगा? वस्तु मुद्रा, ठीक है, ऑप्शन बी वस्तु मुद्रा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 42, इसमें क्या कह रहा है कि भारत में योजना का मुख्य उद्देश्य विकास की एक ऐसी प्रक्रिया प्रारंभ करना था जो रहन सहन के स्तर को ऊंचा उठाए तथा लोगों के लिए समृद्ध एवं वैविध्यपूर्ण जीवन के लिए एक नए अवसर उपलब्ध कराए। यह ध्येय किस पंचवर्षीय योजना से संबंधित है? भारत में योजना का मुख्य उद्देश्य विकास की एक ऐसी प्रक्रिया प्रारंभ करना था जो रहन सहन के स्तर को ऊंचा उठाए तथा लोगों के लिए समृद्ध एवं वैविध्यपूर्ण जीवन के लिए
नए अवसर उपलब्ध कराए। यह ध्येय किस पंचवर्षीय योजना से संबंधित है? ऑप्शन ए प्रथम पंचवर्षीय, ऑप्शन बी द्वितीय पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन सी तृतीय पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन डी चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रथम पंचवर्षीय योजना। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है ये प्रश्न संख्या 43 में। इसमें कह रहा है कि बिश्नोई आंदोलन का संबंध निम्न में से किससे है? बिश्नोई आंदोलन का संबंध किससे है? ऑप्शन ए वृक्षों के संरक्षण से, ऑप्शन बी जो है नदी जल संरक्षण से, ऑप्शन सी मृदा संरक्षण से, ऑप्शन डी शिशु भ्रूण से। तो बिश्नोई आंदोलन का संबंध किससे है? तो वृक्ष की संरक्षण से है। यह जो 1730 के दशक में चला था, इसका नेतृत्व करता कौन थे? तो अमृता देवी थे। ठीक है, अमृता देवी। नेक्स्ट प्रश्न है एक कह रहा प्रश्न के 44 में निम्न में से कौन एक सर्वाधिक भंगुर परिस्थिति तंत्र है जो वैश्विक तापन द्वारा सबसे पहले प्रभावित होगा? ठीक है, सबसे पहले प्रभावित होगा। ऑप्शन ए टैगा, ऑप्शन बी अमेजन वर्षा वन, ऑप्शन सी भारतीय मानसून, ऑप्शन डी आर्कटिक एवं ग्रीनलैंड हिमचादर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको आर्कटिक एवं ग्रीनलैंड हिमचादर। नेक्स्ट प्रश्न है ये प्रश्न संख्या 45। इसमें कहा रहा कि गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम शिखर सम्मेलन कब हुआ? गुट निरपेक्ष आंदोलन नॉन अलायंस मूवमेंट, ठीक है, जिसको शॉर्ट में नाम भी बोलते हैं। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम शिखर सम्मेलन कब हुआ? ऑप्शन ए 1941, ऑप्शन बी 1961, ऑप्शन सी 1951, ऑप्शन डी 1971। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 1961। ठीक है, जो बेलग्रेड में हुआ था। ठीक है, पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? बेलग्रेड में। और नाम का मुख्यालय यानी गुट निरपेक्ष आंदोलन का मुख्यालय कहाँ था? जकार्ता में, इंडोनेशिया का जकार्ता में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आइए प्रश्न संख्या 46। निम्नलिखित में से कितने जोड़े सही सुमेलित है? सही सुमेलित कौन कौन सा जोड़ा है? गद्दी जनजाति हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है, बिल्कुल सही है। सिंहपो जनजाति अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है, बिल्कुल सही है। थारू जनजाति उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में पाया जाता है, बिल्कुल सही है। सहारिया जनजाति राजस्थान में पाया जाता है, बिल्कुल सही है। यानी सारा जनजाति, सारा राज्य संबंधित सही है, इनमें से सभी सही है। प्रश्न संख्या 47 में आइए। कारक वर्ष 2024 को अंतर्राष्ट्रीय कैमिलेड उष्टगन वर्ष किसने घोषित किया? ऑप्शन ए यूएन, ऑप्शन बी यूनेस्को, ऑप्शन सी WHO, ऑप्शन डी संयुक्त राज्य अमेरिका। तो देखिए, वर्ष 2024 को अंतर्राष्ट्रीय कैमिलेड वर्ष किसने घोषित किया? यूएन संयुक्त राष्ट्र संघ ने घोषित किया। ठीक है, और ये याद रखिएगा कि ये इससे ऐसे भी पूछ सकता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा वर्ष 2024 को जो है किस वर्ष से के नाम से घोषित किया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय कैमिलेड वर्ष के नाम से घोषित किया गया। ठीक है, इसका हो जाएगा यूएन। तो यूएन की स्थापना कब किया गया था? 1945 में किया गया था। यूनेस्को की स्थापना कब किया गया था? 1945 में। WHO की स्थापना कब किया गया था? 1948 में। नेक्स्ट प्रश्न ये प्रश्न संख्या 48। इसमें कह रहा है कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण NGT का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए कोलकाता, ऑप्शन बी न्यू दिल्ली, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी चेन्नई। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा न्यू दिल्ली। ठीक है, और NGT का स्थापना यानी राष्ट्रीय हरित अधिकरण का स्थापना कब हुआ था? तो 18 अक्टूबर 2010 को हुआ था, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है ये प्रश्न संख्या 49। एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए भोपाल, ऑप्शन बी ग्वालियर, ऑप्शन सी जयपुर, ऑप्शन डी दिल्ली। तो एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया का जो मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो जयपुर में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है ये प्रश्न संख्या 50। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के रूप में मनाया जाना किस वर्ष से प्रारंभ हुआ है? ठीक है, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के रूप में मनाया जाना कब से प्रारंभ हुआ? ऑप्शन ए 2014, ऑप्शन बी 2015, ऑप्शन सी 2016, ऑप्शन डी 2017। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 2015। ठीक है, और 2015 को ही जो है पहली बार संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया गया था 2015 में। और संगीत दिवस भी मनाया जाता है 21 जून को। ठीक है, संगीत दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को। आज का जो आपका सेशन है यहीं समाप्त होता है। अगर मेरे द्वारा जो है कराए जा रहे सेट डिस्कशन अच्छा लग रहा हो तो आप लोग जो है लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जो है मेरे चैनल को ज़रूर कर दीजिएगा। अगर यही सेट को जो है आप लोग टेस्ट के रूप में देना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर जो है एक ग्रुप है, उसमें जो है आप टेस्ट दे सकते हैं। मेरे जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, उसमें जो है ग्रुप का लिंक डाला जाता है। ठीक है, तो आप लोग जो है डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक डाल देंगे, आप लोग जो है उससे ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।